डियर स्टूडेंट, योर मस्ट वेलकम ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स पर। इसका सेकेंड चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप मेरे इस सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर को कवर कर लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इट मींस ये टॉपिक और क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हमें जो इसमें डिस्कस करना है वो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था इंडियन इकोनॉमी कई बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था हमने बताया था आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के नेचर के आधार पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो 3 पार्ट में करते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये एनालिसिस होता है कि जब हमारा इंडिया फ्रीडम हुआ था उस टाइम से ही इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में 80% पीपल जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थे। एंड इसके साथ ही हमारे जो जीडीपी में जो इंपॉर्टेंट रोल था वो प्राइमरी सेक्टर का ही था। इट मींस एग्रीकल्चर सेक्टर का ही था। लेकिन अब सन आपके 2003 से जो आपका जीडीपी में जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो आपका है टर्शियरी सेक्टर, जिसको प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया आपका टर्शियरी सेक्टर ने। तो उसके पीछे के रीजन क्या है? ये 2003 के डाटा से अकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और उसके पीछे क्या लॉजिक है उन सारे लॉजिक पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस टॉपिक को देखते हैं और इजीली समझ में आएगा आपको। पहले राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में टर्शियरी सेक्टर है इसका राइजिंग के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी राइजिंग के क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। इन द ईयर 2003 में द टर्शियरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया 2003 से। लेकिन ये भूलकर भी मत समझिएगा, आज भी जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर ही अवेलेबल कराता है। अप्रोक्सीमेटली 55% तक आपका जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराता है वो प्राइमरी सेक्टर। या आप ये कह लीजिए हमारी इकोनॉमी में जो मैक्सिमम पीपल जो इन्वॉल्व हैं वो आज के भी डेट में प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम इनकम की बात करते हैं, मतलब किस सेक्टर का ज्यादा रोल है हमारे जीडीपी में, किस सेक्टर की इनकम का ज्यादा रोल है हमारे जीडीपी में, तो वो अब हो गया। पहले ये था आपका प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन 2003 से ये टर्शियरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है। अब टर्शियरी सेक्टर का एक बड़ा रोल हो गया हमारे जीडीपी में। तो समझते हैं। ये क्वेश्चन है जैसे व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। मतलब इतना इंपॉर्टेंट आपका सर्विस सेक्टर, इट मीन टर्शियरी सेक्टर क्यों हो गया, इसके पीछे के क्या लॉजिक है? क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, इसके नो डाउट बहुत सारी चीजें रिप्लेस होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो टर्शियरी सेक्टर, और एक चीज और भी एक फैक्ट है कि आज के डेट में जितने भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं वहां की जो इकोनॉमी होती है वो सर्विस बेस्ड ही इकोनॉमी है। लेकिन हमारी इकोनॉमी में एक कमी रह गई है ये कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से डायरेक्ट टर्न हो रहे हैं सर्विस सेक्टर में। बीच में हमने सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया है, जहां हमें वर्क करने की आज के भी डेट में जरूरत है, जो सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करा सकता है लेकिन आज के डेट में करा नहीं पा रहा है। लेकिन चलिए हम देखते हैं अपने टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे समझना है टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट होने के पीछे क्या लॉजिक है? तो टर्शियरी सेक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस होने के पीछे 21st सेंचुरी में आफ्टर 2003 के बाद, क्योंकि इसका जो इनकम है वो मैक्सिमम हमारे जीडीपी में रोल निभाता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज हैज सच एज हॉस्पिटल। मतलब
बहुत सारे किसी भी कंट्री में हम देखेंगे तो 21st सेंचुरी में बहुत तरह की सर्विसेज इंक्रीज कर गई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इस तरह की बहुत तरह की सर्विसेज आज के डेट में इंप्रूव कर गई हैं, इसलिए इससे बहुत ज्यादा इनकम जनरेट होती है। सेकेंड जो पॉइंट हमारा लॉजिक है वो है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट of services such as transport, trade, storage and the like as we have already seen। मतलब आप खुद ही देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स को लीड करने का भी काम आज के डेट में टर्शियरी सेक्टर करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है टर्शियरी सेक्टर आपका। एंड थर्ड पॉइंट इसमें हम देखते हैं तो क्या है, एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर। मतलब लोगों की आज के डेट में इनकम इंक्रीज कर गई है, इसके वजह से भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की डिमांड करते हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं, इसलिए सर्विस का इंपॉर्टेंस आज के डेट में और भी बढ़ गया है। जैसे सर्विस लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, इस तरह की बहुत सारी चीजों की डिमांड आज के डेट में बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल हाई हो गई है। मतलब वो लाइफ स्टाइल इंक्रीज करने के पीछे जो होती है, लोगों की इनकम बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, तो इसलिए लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया है और उसकी वजह से हमारे आज की इकोनॉमी में सर्विस बेस्ड डिमांड ज्यादा हो गए, इसलिए इसकी इनकम, इसलिए ये सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज की हमारी इकोनॉमी में। एंड फोर्थ पॉइंट अगर हम देखते हैं, ओवर द पास्ट डिकेड so certain new services such as those based on information and communication technology, मैक्सिमम जो पहले नहीं थे, पास्ट डिकेड में जो सर्विसेज नहीं थे, वह आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो गए, बहुत जरूरी हो गए, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर आप देखते हैं आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत ज्यादा इसमें वैकेंसीज भी ज्यादा होती हैं और इस सेक्टर में वर्क करने वाले लोगों की इनकम भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए, और ये हमारे आईटी सेक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है हमारी इकोनॉमी में। तो इसलिए देखते हैं कि जो पहले के डिकेड में नहीं थे, पहले पिछले दशक में नहीं थी ये सारी चीजें, लेकिन आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल जरूरी हो गई है हमारे लिए। तो इस तरह हमने कुछ पॉइंट के आधार पे हमने ये समझने की कोशिश की है कि आज के डेट में हमारा सर्विस सेक्टर, इट मीन टर्शियरी सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये 4 पॉइंट के आधार पे आप बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर आज के डेट में क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, वो है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, और अगर थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप समझ गए तो हमेशा के लिए समझ जाएंगे, अगर डाउट रहेगा तो हमेशा ये डाउट कभी क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे और बहुत इजीली इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है। तो द काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक प्रकार है जिसमें is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। मतलब इसमें क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट का कि लोगों के पास जॉब नहीं होते हैं लेकिन वो दिखते हैं कि जॉब में हैं। मतलब आपको कहने का है कि कोई वर्क अवेलेबल नहीं है या उनकी इनकम का कोई रोल हमारी जीडीपी में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो वर्क करते हुए दिखते हैं। जैसे ये जनरली आपको रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम लोग मिल जाएंगे आपको इस बेसिस पे कि आपको देखेंगे कि एक ही प्लॉट, जो एक ही पीस ऑफ लैंड है, उसमें मैक्सिमम लोग वर्क कर रहे हैं, जबकि वहां पे कुछ लोग रिड्यूस भी हो जाए, कम भी हो जाए, तो भी उस प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनके पास कोई अदर वर्क नहीं है, कोई अदर बिजनेस नहीं है, इसलिए वो उसी पे डिपेंड है। तो इस तरह जो उस पीस ऑफ लैंड पे जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे उस पे भार उस प्रोडक्शन पे ज्यादा हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि
आपको दिख तो रहा है कि वो वर्क कर रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ लोग को वहां से रिमूव करेंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। तो ये जनरली आपको रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसे लोग जिनके पास जॉब नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको एज एम्प्लॉयड की तरह दिखते तो हैं, लेकिन रियली वो एक्चुअली क्लियरली होते नहीं। तो ऐसे लोगों को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका एक टाइप्स है जिसे आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। इसमें देखते हैं क्या है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में। तो जनरली बहुत सारे तरीके हैं जो आप भी जानते हैं, जिसमें से कुछ एडवाइस दी गई है, एडवाइजरी के तौर पे भी कुछ तरीके हैं जिसको हम इम्प्रूव करके ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं, ऐसे ही कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। तो पहला है लोन फैसिलिटीज। इट मीन्स ये लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये नहीं कि नहीं है, लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट चाहे तो इस पे जो इंटरेस्ट होता है उसको कम करके, उसको डिक्रीज करके हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर लोन की जो इंटरेस्ट होती है अगर वो कम हो जाए तो ज्यादा जो छोटे फार्मर्स हैं, इट मीन्स मिडिल क्लास फार्मर्स हैं या छोटे फार्मर्स हैं, उनको ज्यादा इजिली अपने प्रोडक्शन करने में होगा। और इसके साथ ही जो सेमी रूरल एरियाज या रूरल एरियाज है वहां पे बहुत सारे लोग लोन लेकर कोई भी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के बहुत सारे चांस अवेलेबल हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं डैम्स एंड कैनल कंस्ट्रक्शन। मतलब ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जिसको हम कंस्ट्रक्शन करके डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे या कैनल को बनाएंगे। तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ेगी, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराएगा। इससे बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोसेस भी हमारे कंट्री में शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही थर्ड देखते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे। अगर हम अपनी कंट्री में अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सके तो हम अपनी जरूरत को फुलफिल करने के साथ ही हम अदर कंट्रीज की भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इट मीन्स एक्सपोर्ट को हम ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा आपके इस सेक्टर में। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जापान, चाइना, अमेरिका या इस तरह की बहुत सारी कंट्रियां हैं जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं या डेवलपिंग में हैं, अच्छी ग्रोथ रेट लेकर जा रही हैं। तो वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किए, जिससे वो अपनी कंट्री की तो जरूरतें पूरी करते ही है, इसके साथ ही वो अदर कंट्रियों के भी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इस तरह हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके हम इस सेक्टर में भी अपने एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही फोर्थ पॉइंट पर अगर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। इट मींस हम कुछ रूरल एरियाज या सेमी रूरल एरियाज यहाँ पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करके हम बहुत बड़े लेवल पे हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, या इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए क्या है कि आज के डेट में हम जानते हैं कि हमारे टोटल पॉपुलेशन के 200 मिलियन के ऊपर हमारे चिल्ड्रंस जो स्कूल जाते हैं, जो बच्चे, उनकी एज ग्रुप है। तो इसमें अगर आज के भी डेट में सिर्फ जो बच्चे नॉमिनेट होते हैं स्कूल में या जो एडमिशन लेते हैं वो 2/3 ही पॉपुलेशन है। इसका 1/3 पॉपुलेशन आज भी ऐसा है जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाता है या जो एडमिशन नहीं लेता है। तो अगर हम उन बच्चों को भी अगर एजुकेशन से ऐड कर दे तो बहुत बड़े लेवल पे हमें और इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू बहुत सारे टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और उन बच्चों की भी जो लाइफ होगी वो अच्छी सेटल हो जाएगी। तो इस तरह हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देकर और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में जोड़कर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम जैसे लोगों को बहुत सारा रोजगार अवेलेबल हो जाएगा।
ठीक है, हमारे जैसे बहुत सारे टीचर है जो अनएम्प्लॉयड है, उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट का ऑफर अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ केयर। हम भी अनएम्प्लॉयमेंट ही है। हेल्थ केयर में हम देखते हैं तो अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर ले अपने कंट्री में, तो इससे क्या होगा, अगर हेल्थ फैसिलिटीज को इस्टेब्लिश करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो बहुत सारे बिल्डिंग का इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्स और बहुत तरह के फैसिलिटीज की हमें जरूरत पड़ेगी। उसे हम इम्प्रूव करके बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ सेक्टर में भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट इन टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब जो हमारे कंट्री में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको हम टूरिज्म स्पॉट बनाकर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट वहां पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ तक कि नीति आयोग की ये स्टेटमेंट भी है, उसमें 20 लाख के अप्रोक्सीमेटली पर ईयर हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में। तो ये सारे वर्क हमें करने हैं जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही आगे देखते हैं, एक जो गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज के लिए एक एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाया था, एक स्कीम था जिसको हम बहुत ही फेमस है और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, सिलेबस में भी है, जिसे जो जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, जिसे हम कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये अब चेंज होकर महात्मा गांधी के नाम पर भी हमारे फादर ऑफ द नेशन के नेम पर भी इसको बना दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा नरेगा और मनरेगा में, क्योंकि उसी का नाम चेंज करके महात्मा गांधी पे टर्न कर दिया गया। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद रखने वाली जो चीज है वो 2 पॉइंट है। पहला तो ये कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली मेड इन लॉ एम्प्लॉयमेंट द राइट टू वर्क। ये जो नरेगा 2005 है, ये आपके राइट टू वर्क ये एक्ट बनाया गया था इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू 2005 में। राइट टू वर्क के तहत ये अधिकार दिया गया है और ये करीब 200 डिस्ट्रिक्ट में उस समय पे था, लेकिन अब इसे और बड़े लेवल पे इसको फैलाया जा चुका है, या बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है आज के डेट में। तो एक तो ये कि ये जो नरेगा 2005 है, ये राइट टू वर्क के तहत आपको मिलता है। इसमें ये कहा जाता है कि whom are able to, जो काम करने के एबल हैं, दूसरा and are in need of, और जिनको काम की जरूरत है या आवश्यकता है उनको वर्क गारंटी 100 डेज, मतलब वर्क की गारंटी देता है 100 डेज की। कौन? ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, एक साल में, बाय द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के तहत एक साल के अंदर 100 डेज के वर्क इट मींस काम की गारंटी दी जाती है। तो इसमें कोई डाउट मत होइएगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, इसे जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि जो लोग काम करने के एबल हैं या जिनको काम की आवश्यकता है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक साल के अंदर 100 डेज की वर्क की गारंटी दी जाती है। तो इसे ही हम नरेगा के नाम से या मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ और इसके बाकी के जो ऑन द बेसिस आपके सेक्टर से, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर, इन सब पे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर इस पूरे टॉपिक में अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।